हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में बात करेंगे। एंटीपार्टम हेमरेज पार्ट 1 में मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बताया था एंड जो आज का लेक्चर है वो है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस लेक्चर में एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता क्या है? इज़ अ कंडीशन वेयर ब्लीडिंग अकर ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। ओके, तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद और फीटस की डिलीवरी होने से पहले। और ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? ये ब्लीडिंग प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, जो नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा है उसके प्रीमेच्योर सेपरेशन होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, जो 28 वीक्स के बाद और फीटस की डिलीवरी होने से पहले अकर होती है। ठीक है, जैसे आपको ये इमेज में शो हो रहा होगा ना, जो प्लेसेंटा है, देखो प्लेसेंटा प्रीवियम में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड होता है, लेकिन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल प्लेस में ही सिचुएटेड है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, प्रीमेच्योरली सेपरेट हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें ब्लीडिंग अकर हो रही है 28 वीक्स के बाद और फीटस की डिलीवरी होने से पहले। इसे हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। अब किस रीज़न की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, किस रीज़न की वजह से जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो अननोन। ठीक है, मतलब जो एग्जैक्ट कॉज है कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है वो हमें नहीं पता है, कि जो प्लेसेंटा है वो क्यों सेपरेट हो रहा है, एग्जैक्ट जो रीज़न है वो नहीं पता है। हाँ, अदर फैक्टर्स जैसे एडवांस एज ऑफ मदर, अगर मदर की जो एज है वो ज़्यादा है, ठीक है, 35 ईयर से ज़्यादा है, 35 ईयर्स ज़्यादा है, तो क्या होगी, जो यूट्रस है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, प्लेसेंटा को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे हो सकता है कि जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाए। ट्रॉमा, अगर किसी भी रीज़न की वजह से एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, यूट्रस में, तो वो लीड कर सकता है प्लेसेंटा के प्रीमेच्योरली सेपरेशन को। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। अगर कोई फीमेल है जिसकी पहले हिस्ट्री रह चुकी है कि उसे पहले एब्रेप्शियो प्लेसेंटा था, तो फर्दर चांसेस हैं कि वो कंडीशन दोबारा से अराइज हो जाए। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी जिसमें फीमेल की वूम में एक से ज़्यादा बेबी हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट बेबी डिलीवर होगा, ओके, जैसे ही फर्स्ट जो बेबी है, जो फीटस है वो डिलीवर होगा, तो यूट्रस का जो साइज है वो अचानक से क्या होगा, डिकम्प्रेस हो जाएगा। क्या होगा, डिकम्प्रेस हो जाए, अचानक से वो साइज में कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली एकदम से सेपरेट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर मदर की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पुअर है, ठीक है, मदर जो है वो माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश्ड है, तो इससे क्या होगा, अगर मदर माल नरिश्ड होगी, मदर को प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, और फूड नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि मदर को एनीमिया हो जाए, क्योंकि अगर मदर माल नरिश्ड होगी तो चांसेस ज़्यादा होते हैं एनीमिया होने के। एनीमिया होगा तो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी, ठीक है, प्लेसेंट इनसफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है वो प्री मेच्योरली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की, कि अगर वो चीज़ है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट है मल्टीपैरिटी। अगर जो वुमेन है वो बार बार बेबी डिलीवर कर चुकी है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा उस केसेस में चांसेस हो सकते हैं कि उसे एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो जाए। स्मोकिंग, अगर जो मदर है वो क्या करती है, स्मोकिंग करती है, कोकेन्स का यूज़ करती है, अल्कोहल का यूज़ करती है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो जाए, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं स्मोकिंग करने की वजह से उसमें वेसोस्पाज्म हो जाता है, जो फर्दर लीड करता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को, मतलब जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली वहाँ से सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या होता है, मदर का बीपी जो है वो 140/90 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है,
ठीक है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली अपनी नॉर्मल सिचुएटेड प्लेस से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो प्रीमेच्योरली रप्चर हो गई है, ठीक है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो अपने साइड से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है सडन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अचानक से मदर क्या है, अचानक से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कर लेगा, प्रीमेच्योरली सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है। शॉर्ट कॉर्ड, अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, जो फीटस है, ठीक है, शॉर्ट कॉर्ड होने की वजह से क्या होगा, जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो मूवमेंट करेगा तो जो कॉर्ड है वो क्या होगी, मतलब ज़्यादा अगर कॉर्ड लंबी हो तो प्लेसेंटा इजीली मूव कर सकता है, सॉरी जो फीटस है वो इजीली मूव कर सकता है। लेकिन शॉर्ट कॉर्ड होने की वजह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो लेंथ में कम होने की वजह से जो प्लेसेंटा है, अगर वो जो फीटस है अगर वो थोड़ा सा भी मूव करेगा तो वो लीड कर सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट है सिक प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा ही सिक है, सिक मतलब कि अगर प्लेसेंटा को ही प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी है, तो वो खुद ही जब उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप ही प्रीमेच्योरली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके रिस्क फैक्टर थे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के बारे में, कि जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है वो कितने टाइप्स का होता है। मेनली एब्रेप्शियो प्लेसेंटा 3 टाइप का होता है, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। सबसे मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वो मिक्स्ड टाइप का होता है, ठीक है। तो फर्स्टली है रिवील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। रिवील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम मार्जिन एंड ब्लड फ्लो डाउनवर्ड। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या है, मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट होता है। जैसे आपको ये इमेज में शो रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है ये क्या, ये चीज़ क्या है, प्लेसेंटा है। अब ये जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से सेपरेट नहीं हो रहा है, वो मार्जिन यानी कि किनारों से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। मार्जिन से सेपरेट होने की वजह से क्या होगा, जो भी ब्लड है वो क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड फ्लो करेगा, ठीक है। एंड जो रिवील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन होती है, इसमें प्लेसेंटा मार्जिन से सेपरेट होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो हम उसको वजाइना के थ्रू हम उसको सीन कर सकते हैं, मतलब जो ब्लड होगा वो हमें सीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसील्ड। कंसील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, जिसमें प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होता है और नीचे डाउनवर्ड वो नहीं दिखता हमें। मतलब इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है, ठीक है, वो मार्जिन से सेपरेट नहीं होता। जैसे ये प्लेसेंटा है ना, ये क्या है, मार्जिन से जो उसके एजेस हैं, किनारे हैं, वहाँ से सेपरेट नहीं होता। जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से सेपरेट हो रहा है, मार्जिन से वो क्या अटैच है, लेकिन सिर्फ वो सेंटर से सेपरेट हो रहा है या डिटैच हो रहा है। तो जो ब्लड है, ठीक है, अब जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, ठीक है, तो वो जहाँ वहाँ पे की जो टिश्यू होंगी, आर्टरीज होंगी, वो भी रप्चर होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड आएगा, ठीक है। और जो ब्लड है वो क्या होगा, हमें वजाइना में हमें सीन नहीं होगा, ठीक है। वो ब्लड जो है वो मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा। किसके बीच में, डेसिडुअल बेसिलिस एंड जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा का वो मार्जिन से ना हो करके सेंटर से प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। और जो ब्लड है वो डेसिडुआ बेसिलिस और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड हमें बाहर रिवील नहीं हो पाएगा, बाहर सीन नहीं होगा। और एक और रीज़न ये भी होता है कि फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट आने की वजह से जो ब्लड है वो नीचे हमें रिवील नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, और एक चीज़ और कि जो ये प्लेसेंटा है ना, सॉरी, जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन होती है, इसमें ना डीआईसी होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ रहते हैं। क्या, डीआईसी यानी कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब प्लेसेंटा जो है वो प्रीमेच्योरली सेपरेट होता है, ठीक है, तो उसके जो टिश्यू है ना वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं। मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होता है, डीआईसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्लेसेंटल टिश्यू होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होते हैं, मैटरनल सर्कुलेशन में जाकर के ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। मदर का ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी, जिसमें क्या होगा, प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो रप्चर्ड होंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करते हैं। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में जा करके क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉट करता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, इसमें कुछ अमाउंट जो ब्लड है वो कलेक्ट बिहाइंड एंड सम अमाउंट ब्लड इज एक्सपेल्ड आउट, मतलब इसमें दोनों कंडीशन होती है, इसमें रिवील्ड भी होता है, कंसील्ड भी होता है। कुछ अमाउंट जो ब्लड है वो पीछे ही एक्यूमुलेट रहता है एंड कुछ अमाउंट जो ब्लड है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स थे किसके, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के, जिसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया था रिवील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें मैंने बोला कि जो इसमें जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन से सेपरेट होता है, ठीक है, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो किसी भी मेम्ब्रेन के बीच में एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो मार्जिन से सेपरेट होने की वजह से ब्लड जो है वो सीधे वजाइना के थ्रू रिलीज होता है, एक्सपेल आउट होता है, जो हम देख सकते हैं। लेकिन कंसील्ड में ऐसा नहीं होता है। कंसील्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होना स्टार्ट होता है और जो ब्लड है वो मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, डेसिडुअल बेसिलिस के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो ब्लड बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, इसमें कुछ अमाउंट जो ब्लड है वो बाहर रिवील्ड हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट और ब्लड जो है वो मेम्ब्रेन के बीच में ही कलेक्ट रहता है, ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाता। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। एंड जो मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है ये मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाले केसेस हैं तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाले केसेस होंगे, जिसमें कुछ अमाउंट ब्लड हमें बाहर रिवील हो जाएगा लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो अंदर ही एक्यूमुलेट रहेगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। अगर मैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की ग्रेडिंग के बारे में बात करूं तो ये मेनली 4 टाइप की होती है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 0 जो होती है मेनली असिम्टोमेटिक होती है, इसमें कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ग्रेड 1 में क्या होता है, इसमें माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जो यूट्रस है वो टेंडरनेस ऑफ यूट्रस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। यूट्रस जो है वो टेंडर हो भी सकता है, यूट्रस में टेंडरनेस प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर यूट्रस में क्या है, जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो डिपेंड करता है ब्लड में प्लेसेंटा के सेपरेशन में, कि अगर जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से डिटैच हुआ है तो यूट्रस जो होगा वो टेंडर होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो मिक्स्ड है तो उसमें क्या होगा, यूट्रस टेंडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन है। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रिवील्ड भी हो रहा है और कुछ अमाउंट ब्लड जो है वो कलेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। ग्रेड 1 में जो फीटल हार्ट साउंड होती हैं वो सही होती है, गुड होती हैं। शॉक इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें शॉक जो है वो एब्सेंट होता है। पेन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कितना उसको ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। मैटरनल वाइटल साइन अनअफेक्टेड, इसमें जो मदर के वाइटल साइन होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो रहा है मदर में, ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होती है, इसमें माइल्ड से मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें यूट्रस जो है वो टेंडर यूट्रस है, इसमें पेन प्रेजेंट होता है मदर में, क्योंकि यूट्रस क्या है, टेंडर हार्ड हो गया है, तो मदर को क्या होता है, पेन होता है। शॉक अभी भी एब्सेंट है क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो माइल्ड से मॉडरेट है, अभी इतनी ब्लीडिंग नहीं हो रही है कि मदर जो है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाए और वो शॉक में चले जाए, ठीक है। इसमें फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होता है, जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में चले जाता है। ग्रेड 3 में क्या है, इसमें सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, ठीक है। जो मदर है वो क्या जाती है, हीमो डायनेमिकली अनस्टेबल, ठीक है। मदर के जो वाइटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं मदर ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, और मदर की हीमोडायनेमिकली वो अनस्टेबल हो जाती है, यानी कि वाइटल साइन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और जिसकी वजह से वो शॉक में चले जाती है, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस होता है क्योंकि जब मदर में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फीटस जो है उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लीडिंग
ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फीटस की जो है वो डेथ हो जाती है। इसमें सीवियर डिग्री ऑफ पेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पेन कैसा होगा, सीवियर पेन होगा। जो यूट्रस होगा वो इंटेंस हार्ड हो जाएगा, यूट्रस बिकम इंटेंस हार्ड। ठीक है, जो यूट्रस होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये थी ग्रेडिंग। उसके बाद अगर इसके वैसे साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसमें जो वजाइनल ब्लीडिंग होगी वो डार्क रेड कलर की वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक। और इसमें क्या होगा, पेन प्रेजेंट होगा मदर के एब्डोमेन रीजन में, क्योंकि यूट्रस जो है वो टेंडर हो रहा है, हार्ड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मदर को पेन होगा, ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से मदर को पेन होगा। ठीक है, यूट्रस जो है वो हार्ड और टेंडर हो जाएगा। एफएचएस जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि मदर में ब्लीडिंग कितनी हो रही है, माइल्ड हो रही है, मॉडरेट हो रही है, सीवियर हो रही है, उस पर डिपेंड करता है फीटल हार्ट साउंड। मदर के जो वाइटल साइन है वो फ्लक्चुएट होंगे। ठीक है, और शॉक भी डिपेंड करता है कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है शॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, मदर से हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मदर से पूछेंगे कि आपको पहले तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली। ठीक है, आपकी एज कितनी है, जितना भी जो भी डेटा है मदर से वो कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें फर्स्टली तो हमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर कंसील्ड है तो उसमें क्या होगा, हमें जो यूट्रस है वो काफ़ी हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि जो ब्लड लॉस, जो ब्लीडिंग एक्यूमुलेट हुई है तो वो उसका अमाउंट कितना है। ठीक, और इसमें हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो इन तरीके से हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यूट्रस हार्ड होगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद है इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन का। इसमें डिपेंड करता है मदर की जस्टेशन एज पे। अगर मदर जो है वो 37 वीक से ज़्यादा की है तो हम क्या मैनेज करेंगे, अगर मदर 37 वीक से कम की है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर मदर जो 37 वीक से ज़्यादा की है, ठीक है, उसमें भी दो कंडीशन है, अगर फीटल डिस्ट्रेस में नहीं है तो क्या करना है, और अगर फीटल डिस्ट्रेस में है तो क्या करना है। अगर मदर 37 वीक से ज़्यादा की है और फीटल डिस्ट्रेस में नहीं है, ठीक है, नेगेटिव, फीटल डिस्ट्रेस नेगेटिव है, मतलब जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में नहीं है, तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। कैसे, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करेंगे बाय ARM प्लस ऑक्सीटोसिन। इसमें हम लेबर को स्पीड अप करेंगे। ठीक है, हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और साथ में ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाएंगे, जिससे जो डिलीवरी है वो इजी हो जाए, और जो डिलीवरी का मोड होगा वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, अगर फीटल डिस्ट्रेस में है तो हम सीधे सिजेरियन सेक्शन कराएंगे, तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि अगर मदर जो है, मदर की जो जेस्टेशन एज है वो 37 वीक से कम की है, ठीक है, और जो फीटल हार्ट साउंड है वो पॉजिटिव है। ठीक, मदर जो है वो 37 वीक से कम की है और जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो रहा है, और फीटल हार्ट साउंड के हैं अभी पॉजिटिव हैं, तो इसमें हम DIC के रिस्क होने की वजह से हम क्या कराएंगे, सीजरियन सेक्शन नहीं करेंगे, हम लेबर को ऑगमेंटेट करवाएंगे ARM और ऑक्सीटोसिन के साथ। ठीक है, तो ये था इसका मैनेजमेंट कि हम कैसे मैनेज करते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन को। अगर मदर 37 वीक से ज़्यादा की है, फीटल डिस्ट्रेस में है, तो ही हम सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही कंडक्ट करवाते हैं। जो मेम्ब्रेन है उसको हम आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे और ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाएंगे। ओके, और जो डिलीवरी है वो हम नॉर्मली परफॉर्म करवाएंगे। अगर मदर 37 वीक से कम की है, फीटल हार्ट साउंड पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसको हम आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे और ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाएंगे। ओके, ये था इसका मैनेजमेंट कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिवील्ड एंड कंसील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। मैंने आपको बताया था ना टाइप्स में, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रिवील्ड हमने बात करी थी कि रिवील्ड और कंसील्ड के बारे में, कि रिवील्ड में जो ब्लड होता है वो, सॉरी, जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन से सेपरेट होता है, एंड कंसील्ड में जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से सेपरेट होता है। तो अभी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है
कि रिवील्ड में कि जो प्लेसेंटा होता है वो मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट होता है, वहीं जो कंसील्ड है उसमें क्या है, जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन से सेपरेट ना होकर के सेंटर से सेपरेट होता है। ठीक है। रिवील्ड में विजिबल ब्लड लॉस, क्योंकि रिवील्ड में क्या होता है, जो ब्लड है वो कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो सीधे सीधे वजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होता है, तो वो विजिबल हम उसे देख सकते हैं। लेकिन कंसील्ड में क्या होता है, हम उस जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम विजिबली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, मेम्ब्रेन्स के बीच में एक्यूमुलेट हो रहा है, इस वजह से। रिवील्ड इट कैन बी एग्जामिन, ठीक है, इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो ब्लीडिंग होगी वो हमें दिख जाएगी। ठीक है। लेकिन कंसील्ड में हम इसको एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो ब्लीडिंग होगी हमें दिखेगी ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो अंदर ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तब तक जब तक हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म नहीं कर दें। ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ब्लड पास फ्रॉम सर्विक्स टू विजाइना। इसमें जो ब्लड है, जो ब्लड का अमाउंट है वो सर्विक्स और विजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होगा, वहीं जो कंसील्ड में जो ब्लड है वो विजाइना के थ्रू पास नहीं होगा, एक्सपेल आउट नहीं होगा, वो डेसिडुआ और मेम्ब्रेन, जो डेसिडुआ बेसालिस और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ही वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है। और ये ऐसे जो कंडीशन होती है उसको हम रेट्रो प्लेसेंटल भी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है रिवील्ड में क्या है, इट इज़ लेस डेंजरस। ये डेंजरस कम है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर हमें बाहर हमें वो चीज़ विजिबल है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको जल्दी से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे। कंसील्ड में क्या था, इसको ये ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है, हमें वो चीज़ बाहर रिवील ही नहीं होती है, जब तक मदर की कंडीशन रॉस ना हो जाए। ठीक है। तब तक हमें वो चीज़ पता ही नहीं चलती है। तो जो कंसील्ड वाली कंडीशन है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, उसमें ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाता, तो हमें पता नहीं चलता है कि मदर जो है वो एब्रेप्शिया प्लेसेंटा वाली कंडीशन में है। ठीक है। नेक्स्ट है यूट्राइन हाइट इज़ लेस देन जेस्टेशनल पीरियड। जो मदर की यूट्राइन हाइट होती है वो उसकी जेस्टेशनल पीरियड से कम होती है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग जो है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है, तो यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है। लेकिन वहीं कंसील्ड में क्या होता है, यूट्राइन हाइट मोर देन जेस्टेशनल पीरियड। जो यूट्राइन की हाइट होती है वो जेस्टेशनल पीरियड से ज़्यादा होती है। अगर मदर मान लो 34 वीक्स में है, तो उसकी जो हाइट होगी वो उसके पीरियड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिवील्ड में क्या होता है, फीटल पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई। इसमें हम फीटल पार्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहीं कंसील्ड में हम फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो यूट्रस है वो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है। टेंडर हो जाता है, जिसमें हम फीटल की जो पार्ट है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिवील्ड एंड कंसील्ड में। ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो समझ आई होगी। थैंक यू।